हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में। आज की डिस्कशन की टॉपिक क्या रहने वाले हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि होती हैं एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, कंकरेंसी, इनके बारे में हम जानेंगे। इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है गेट में, वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ कुछ फॉर्मूले भी हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे इसके चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो ब्रॉडली जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हमने देखा, तो इनके सब टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन होता ही क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि मान लो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, मैंने कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो हो रहा होगा, किस तरीके का हो रहा है वो देखते हैं। A sequence of logical related operation which are used to perform a particular task. Transaction क्या होता है, एक logically related operations का sequence को हम क्या कहते हैं, transaction कहते हैं। अब कौन से operations है और कौन से operation का sequence की हम बात कर रहे हैं वो समझते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे ऑटो वालों को पैसे देना है, ठीक है, मैं कहीं पर गया तो घूमने, मैंने ऑटो वाले को पैसे देना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको जैसे ही मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन पे करूँगा उसे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पैसे उसको पे करे, मान लो मैंने मेरे में आ गया, मेरे पैसे क्या हो गए, कट हो गए, मेरे फ़ोन से, मेरे अकाउंट से क्या हो गए, पैसे डिडक्ट हो गए, और उस ऑटो वाले के फ़ोन में वो पैसे नहीं आए तब तक। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको दोबारा पे करूँगा, क्योंकि मेरे में से क्या हो गया, मैसेज आ चुका है कि आपने जो पैसे वो आपके सेंड हो चुके हैं उस नंबर पे, उस पर पहुंचे नहीं है। तो वो ऑटो वाला भी मुझसे क्या नहीं बोल सकता कि मांग नहीं सकता पैसे, क्योंकि मेरे पैसे क्या हो चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। तो लेकिन ये हमें पता है कि जो पैसे मेरे कट गए हैं वो कुछ देर बाद उस ऑटो वाले के अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये जो पैसे जो कटे हैं वो ऑटो वाले के अकाउंट में जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो जो पैसे कटे हैं वो कुछ देर बाद मेरे अकाउंट में आ जाएं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर लिखा आ चुका है फोन में कि आपके पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं सक्सेसफुली, यानी कि जो ऑपरेशन हुआ है ये कमिट हो चुका है। कमिट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो ऑपरेशन है, ये सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो कमिट हो चुका है, मतलब कि जो पैसे हैं आपके कट चुके हैं और उसके अकाउंट में भिज चुके हैं, ये मुझे मैसेज आ चुका है। तो इस मैसेज क्या है, ये कमिट मैसेज है, ये कमिट है कि ये जो पैसे हैं कुछ देर बाद आपके अकाउंट में पहुंच ही नहीं सकते, कुछ देर बाद ये ऑटो वाले के अकाउंट में ही जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसी के बीच में जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, अंदर थोड़ा सा पहुंचेंगे टॉपिक में, तब हमें पता चल जाएगा हम किस चीज़ में बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्या है, इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो लॉजिकल रिलेटेड सीक्वेंस है उन ऑपरेशंस का, मतलब एक सीक्वेंस में ये ऑपरेशंस होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर पिक्चर तब होगी जब हम थोड़ा सा डीप बढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसमें हमें सिर्फ दो मेथड के बारे में समझना है, एक रीड और एक राइट। यहाँ पे लिखा है रीड ए। रीड ए का मतलब है जो ए डेटा आइटम है उसकी जो वैल्यू है वो हम रीड कर रहे हैं। रीड कहाँ से करेंगे, डेटाबेस की बात हो रही है तो सेकेंडरी मेमोरी से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्या अगर लिखा है रीड मेथड जब भी आएगा तो रीड का मतलब क्या है, रीड ए बोल रहा हूं, तो दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा आइटम ए फ्रॉम डीबी डेटाबेस टू मेमोरी, और एम मतलब मेन मेमोरी। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रीड ए का मतलब है जो वैल्यूज मुझे चाहिए, जो डेटा आइटम ए की जो वैल्यूज हैं वो मेरी डेटाबेस से उठ के कहां पर आ रही है, मेन मेमोरी में आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ वो वैल्यू। राइट बी में क्या होगा, अब जो राइट बी में क्या होगा, वो जो वैल्यू मैंने अपडेट कर दूंगा उसको, वो मुझे क्या भेजनी है, डेटाबेस में सेव करनी है, वो हो जाएगा हमारा राइट बी। सो अपडेट द करेंट वैल्यू ऑफ डेटा आइटम ए फ्रॉम मेन मेमोरी टू डेटाबेस। सिंपल सी बात है, रीड का मतलब है कि मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, तो मैंने डेटाबेस में से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को मेन मेमोरी में लाया रीड करने के लिए। राइट करना है यानी कि मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, उसमें चेंजेस करे वैल्यूज की मेन मेमोरी में। अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू है मुझे अपडेट करनी है डेटाबेस में, क्योंकि अभी तो चेंजेस मैंने मेन मेमोरी में करे थे, वो मुझे अपडेट करने हैं डेटाबेस में। तो मैं क्या कहूँगा, राइट ए का मतलब जो चेंजेस मैंने करे हैं उसको मैं डेटाबेस में सेव कर दूँ, सिंपल सी बात है। और जो बीच में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस माइनस जो भी वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारे इसमें ट्रांजैक्शन को उससे लेना देना नहीं है, उसको बस दो मेथड से लेना देना है। एक तो रीड, यानी कि आपने जो वैल्यू है वो रीड करी है। राइट का मतलब जो वैल्यू आपने जो भी चेंज करी है उसको चेंजेस से मतलब नहीं है, उसको बस वो नई वैल्यू अपडेट करनी है। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, ब्लाइंड राइट। मतलब अभी तो हम टॉपिक में घुसे हैं तो हमें बस जो टर्मिनोलॉजी है वो सब जाननी है कि क्या क्या वर्ड्स हैं जो हमें आगे काम आने वाले हैं। ब्लाइंड राइट क्या होता है,
If transaction tries to update the value of a data item into the disk without read the value of data item from the disk, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो एक ट्रांजैक्शन ये वाला हम उठा लेते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। क्या हो रहा है इसमें, ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, रीड ए राइट सॉरी रीड ए रीड बी। तो ये भी एक तरीका का ट्रांजैक्शन है। तो ये भी हम क्या है, वही चीज है। तो ब्लाइंड राइट का मतलब क्या है, ब्लाइंड राइट का मतलब है कि बिना देखे अगर मैं राइट कर देता हूं तो वो होता है हमारा ब्लाइंड राइट। यानी कि इसमें देखो, इसने पहले क्या करा, रीड करी डेटा आइटम ए की वैल्यू, फिर इसने राइट करी उसकी वैल्यू, यानी कि रीड करी और इसके बीच में कुछ चेंजेस भी कर सकता है। रीड करी वैल्यू, मान लो ए की वैल्यू थी 1000, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी 1000 थी, 1000 थी। यहाँ पर बीच में इसने वैल्यू इसकी ए की क्या कर दी, 500 काट दी। मान लो किसी को भी पैसे दे रहे थे, 500 काट के ए की वैल्यू जो नई वैल्यू थी 500 काट के 500 काट दिए तो 500 बचे, तो उसने वो राइट कर दिए, ये पैसे जो है राइट कर दिए। इससे इस ऑपरेशन से ट्रांजैक्शन को कोई लेना देना नहीं है, उसको बस पता है रीड करी उसने वैल्यू और राइट कर दी 500, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन। ये रीड करी बी की वैल्यू, राइट कर दी जो भी वैल्यू, ऐसे ही रीड करी ए, रीड करी बी, तो ये ट्रांजैक्शन है एक तरीके का। लेकिन ब्लाइंड राइट का मतलब क्या है, बिना देखे, यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू रीड करूँ ना, मैं सीधा राइट कर दूं वैल्यू। मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर करा राइट ए, सीधा यही कर दिया। तो ये क्या है, मैंने इसमें वैल्यू नहीं देखी ए की, मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ सीधा राइट कर दी वैल्यू, यहाँ पर अपडेट कर दी वैल्यू। ए की वैल्यू कोई सी कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, मैंने बस राइट कर दिया, उसकी वैल्यू जो नई वैल्यू थी वो मैंने राइट कर दी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट का मतलब है बिना रीड करे राइट कर देना डेटा आइटम की वैल्यू, तो वो होता है ब्लाइंड राइट, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा भी देता हूं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका काम क्या है ट्रांजैक्शन में ये देख लेते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज यूज होती हैं इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, मतलब ट्रांजैक्शन की जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करा जाता है। एसिड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन और कंसिस्टेंसी। इसके नाम में ही है, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो हम कुछ इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी पहले पढ़ेंगे, फिर ड्यूरेबिलिटी, फिर आइसोलेशन, फिर कंसिस्टेंसी, ऐसे पढ़ेंगे हम। तो ये सब के बारे में जानना है, इनके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में हम समझते चलेंगे और क्या चीज है। एटॉमिसिटी क्या कहती है, एटॉमिसिटी बिल्कुल सिंपल चीज कहती है कि या तो जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो, या फिर ट्रांजैक्शन हो ही ना। कहने का मतलब यही है कि ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो पूरा सक्सेसफुल होना चाहिए, या फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। So it states that either execute all operations of a transaction or none of them, या तो पूरे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो या तो कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। एटॉमिसिटी ये कहती है, मान लो ऐसा हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, T1 T2, रीड ए हुआ, रीड ए हुआ, ठीक है, और फिर रीड, यहाँ पर रीड बी कर लेते हैं, रीड बी हुआ, यहाँ राइट ए होना था, ठीक है। लेकिन मान लो यहां पर कंप्लीट होने से पहले, आइदर एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन, पूरा कंप्लीट होने से पहले यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो ये एटॉमिसिटी को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, क्योंकि यहां पर पूरा पूरा ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, उससे पहले ही यहां पर क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या एटॉमिसिटी फेल है, क्योंकि हमें क्या करना था, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही क्या हो गया, फेल हो गया इस पॉइंट पे। तो इसलिए इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी का वायलेशन। तो इसको हम कैसे रिकवर करेंगे वो देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन कहता है या तो पूरा एग्जीक्यूट करो, सक्सेसफुल करो ट्रांजैक्शन को, या तो करो ही मत। तो टू एंश्योर एटॉमिसिटी, इफ अ ट्रांजैक्शन फेल्स, अगर मान लो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है बिफोर इट्स कंप्लीशन, उसके कंप्लीट होने से पहले, देन अनडू द ऑपरेशन परफॉर्म बाय दैट ट्रांजैक्शन अंटिल इट्स फेलियर पॉइंट, देन बिहेवियर विल बी सेम एज नन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या करो, अगर मान लो ऐसा तो है नहीं कि ट्रांजैक्शन फेल ही नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिसिटी में प्रॉब्लम भी होती है कि हम पहले से ही डिफाइन नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं वो फेल होगा या नहीं होगा, या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये हम पहले से नहीं बता सकते, वो भी सही सी बात है। तो ट्रांजैक्शन फेल तो हो सकता है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जब ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, अनडू करेंगे। यानी कि अनडू का मतलब है प्रीवियसली जाते रहेंगे और प्रीवियस करते रहेंगे, मतलब जो वैल्यू चेंजेस हो गई है उसको हम क्या करेंगे, दोबारा उसको
जो पहली वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू थी, उस तक पहुंचाएंगे ताकि ऐसा लगे, उसके फेलियर पॉइंट तक उसको पहुंचाएंगे, जहां से फेलियर हो उस पॉइंट से लेकर जहां तक शुरुआत था तब तक पहुंचाएंगे, ताकि उसका बिहेवियर सेम हो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है, मान लो ए की इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पर 1000, कोई ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पर और उसमें क्या हुआ, रीड ए हुआ, फिर राइट ए हुआ, रीड ए हुआ 1000 वैल्यू हुई, राइट ए में हमने क्या राइट करी, यहाँ पर मान लो माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ए इक्वल टू 1000 माइनस 20 रुपए आपको ऑटो वाले को देते 20 हो गए, राइट उसने ए कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू अब क्या कर दी, ए की जो ये 1000 वैल्यू थी ये तो ओल्ड वैल्यू है, अब ए की जो न्यू वैल्यू है ये हो गई 500, सॉरी 500 नहीं, 20 रुपए कट गए तो 100 रुपए मान लेते हैं, 20 रुपए कट गए तो 80 हो गई। ठीक है, यहां पर जो अकाउंट था आर यहां पर रीड हुई ए की वैल्यू और ऑटो वाले का अकाउंट मान लो बी, नीचे लिख देता हूं मैं यहां पर, ए की ओल्ड वैल्यू क्या थी 100 रुपए और बी की वैल्यू है मान लो 0, ऑटो वाले के पास 0 पैसे थे। ट्रांजैक्शन यहाँ पर जब हुआ T1 T2 तो यहाँ पर मैं ब्लैंड राइट कर रहा हूँ, सीधा राइट कर रहा हूँ, मतलब मान लो मैंने राइट कर दिए पैसे सीधा ए की, यानी कि 500 रुपये मेरे ऊपर यहाँ पर मैंने काट दिए, तो यहाँ पर राइट ए हुई, राइट ए की वैल्यू या फिर मैं लिख भी देता हूँ बेकार में, रीड ए हुआ 1000 रुपये रीड हुए, राइट ए हुआ, राइट ए में क्या हुआ, ये 100 रुपये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन में यहाँ पर ये काट दिए पैसे इसके, यानी कि ए की अब नई वैल्यू क्या होगी, ए की जो नई वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी 80 रुपये, 20 रुपये मान लो मैंने काट दिए, ऑटो वाले को दे दिए, और यहाँ पे जब रीड बी करेगा जब वो ऑटो वाला, तो उसके 0 पैसे थे, लेकिन अब उसके पास कितने होंगे पैसे, अभी भी यहाँ पर 0 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए की राइट बैक कर दी वैल्यू और बी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बी में इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं, तो राइट कर दूंगा मैं ये बी में भी राइट कर दिया, मान की बी के में जो पैसे थे अब इसमें 20 रुपए हो गए, तो यहाँ पर जब वो रीड करेंगे बी की वैल्यू तो यहाँ पर 20 रुपए आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, मान लो कि अगर फेलियर पॉइंट हो गया तो एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीटली, लेकिन अगर मान लो फेलियर हो गया, यहाँ पर ही फेलियर पॉइंट हो गया, यहाँ पर फेल हो गया हमारा एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू तो राइट हो चुकी थी, ए की वैल्यू क्या राइट हो चुकी थी, 80 रुपए राइट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फेलियर हो गया पॉइंट, अभी भी यहाँ पर 0 ही है, यहाँ पर फेलियर हो गया पॉइंट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी यहाँ वायलेट हो गई, फेल हो गया एग्जीक्यूशन, तो एटॉमिसिटी फेल हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी इफ ट्रांजैक्शन फेल बिफोर इट्स कंप्लीशन देन अनडू द ऑपरेशन, तो ऑपरेशंस को अनडू करो उस स्टेज तक, फेलियर स्टेज जहां से हुआ वहां से लेकर जो ओल्ड वैल्यू थी वो हो, ताकि ऐसा लगे इसका बिहेवियर, जो ट्रांजैक्शन का बिहेवियर है, ऐसा लगे कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, यानी कि मैं इसको रोल बैक करूंगा, ऊपर जाऊंगा और जो ए की जो ओल्ड वैल्यू थी वही मैं लिख दूंगा। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, अभी भी ए बी के पास 0 पैसे हैं और ए के पास ओल्ड वैल्यू वही 100 पैसे हैं, तो ये मैं क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया, अगर मैं ट्रांजैक्शन फेल कर जाता है तो ये चीज है। तो एटॉमिसिटी को के लिए हमने ये करा कि अगर या तो सक्सेसफुली हो पूरा कंप्लीट, या तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हुआ ऐसा लगे, तो ऐसा लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अनडू करना पड़ेगा वो ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करे हैं। टू एंश्योर एटॉमिसिटी रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स इज यूज्ड, एटॉमिसिटी को एंश्योर करने के लिए रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स यूज करे जाते हैं। रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इट इज रिस्पांसिबल फॉर अनडू एंड रीडू ऑपरेशन। रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स रिस्पांसिबल होते हैं अनडू करने के लिए ऑपरेशंस को, मतलब कि रोल बैक करने के लिए, रोल बैक और अनडू एक ही बात है, यानी कि जो फेल हो गया ऑपरेशंस वो दोबारा उसकी ओल्ड वैल्यू के लिए अनडू करा जाता है, रीडू करा जाता है कमिट के लिए। ठीक है, कमिट वैसे हम आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं कमिट को, कमिट का मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोनों के लिए क्या होता है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट रिस्पांसिबल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रोल बैक ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब कि अनडू करना ट्रांजैक्शन को हम रोल बैक भी कह सकते हैं। अनडू कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को कहो या फिर रोल बैक कहो, एक ही बात है। तो मैं आगे अब रोल बैक का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, क्या ऑपरेशन अगर हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं।
For the purpose of undoing the undo and redo operation, transaction log is maintained by recovery management component. Undo redo करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग को मेंटेन करा जाता है. अनडू रीडू ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग को मेंटेन करते हैं. मतलब कि ये मुझे ओल्ड वैल्यू करनी है एक ही 100, तो मेरे पास कहीं ये सेव भी तो होनी चाहिए. अगर मुझे ओल्ड वैल्यू मुझे रोल बैक करना है तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो हो. ये जो ट्रांजैक्शन में काटा पीटी कर रहा हूँ बीच में, जो भी वैल्यूज की काटा पीटी कर रहा हूँ, ये मुझे कहीं सेव तो हो कि मेरी ओल्ड वैल्यू ये थी, ये सब ऑपरेशन होने के बाद ये वैल्यू ये थी. यानी कि बीच में मेरा ट्रांजैक्शन रुक गया तो ये मेरी ये वैल्यू थी, जबकि ये वैल्यू होनी चाहिए थी. तो जो ओल्ड वैल्यू थी वो कहीं मेरे पास स्टोर भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो हम रिप्लेस करेंगे. तो वो उसके लिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन लॉग रखा जाता है. ट्रांजैक्शन लॉग फॉर द पर्पस ऑफ अनडूइंग और रीडूइंग, अनडू करने के लिए, रीडू करने के लिए ट्रांजैक्शन लॉग को मेंटेन करते हैं. तो ट्रांजैक्शन लॉग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो हमने देखा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो भी कर रहा है वो उनको पैसों में, वो ट्रांजैक्शन लॉग में स्टोर होता है कि वो क्या क्या ऑपरेशन करता हुआ आया है. अगर मान लो फेलियर हो गया तो ट्रांजैक्शन लॉग की मदद से हम उसको रोल बैक कर सकते हैं. तो ये काम होता है ट्रांजैक्शन लॉग का, स्टोर करता है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं ट्रांजैक्शन द्वारा. ट्रांजैक्शन लॉग कहाँ स्टोर होता है? ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. सेकंड पढ़ते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या होती है. ड्यूरेबिलिटी सिंपल कहती है, इट सेज दैट वी शुड बी एबल टू रिकवर अंडर मैक्सिमम केसेस ऑफ फेलियर. ड्यूरेबल कहती है कि ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा ट्रांजैक्शन. ड्यूरेबल होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम केसेस ऑफ फेलियर को हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें. मतलब कि जितने भी ज्यादा मैक्सिमम फेलियर हो सकते हैं उन सब, मतलब फेलियर जितने भी फेलियर हैं उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम फेलियर्स को हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें. और रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. रोल बैक के लिए क्या जरूरी होगा, ट्रांजैक्शन लॉग जरूरी होगा. तो इसमें भी वही लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ट्रांजैक्शन लॉग इज रिक्वायर्ड. रिकवरी के लिए ट्रांजैक्शन लॉग की जरूरत पड़ेगी. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यूरेबिलिटी का, सेव गार्ड ट्रांजैक्शन लॉग. ड्यूरेबिलिटी का सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ट्रांजैक्शन लॉग को सेव करके रखे. अब बोले कि ट्रांजैक्शन लॉग कहाँ खो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है. ट्रांजैक्शन लॉग खो कैसे बर्बाद नहीं करा जा सकता, क्योंकि मान लो पावर फेलियर हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल जो सेकेंडरी मेमोरी पूरी उड़ा गया, है ना. तो बहुत सारे केसेस हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल फिनोमेना. तो ये सब क्या होते हैं, इन सब की मदद से हमारा जो डेटा है, हमारा जो ट्रांजैक्शन लॉग है वो खो सकता है. तो इसलिए हमें क्या करना है, ड्यूरेबल बनाना है अपनी सेकेंडरी मेमोरी को. ट्रांजैक्शन लॉग इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी. ट्रांजैक्शन लॉग कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. तो देयरफॉर दैट फॉर ड्यूरेबिलिटी सेकेंडरी मेमोरी डिजाइन मस्ट बी मोर रोबस्ट. ड्यूरेबिलिटी के लिए हमें अपनी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो रोबस्ट बनानी पड़ेगी. रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी कि हमारा ट्रांजैक्शन लॉग क्या रहे, सेफ रहे. ड्यूरेबिलिटी सब इतना कह दिया जो हमने अभी पढ़ा. अब हम देखते हैं आइसोलेशन के बारे में. आइसोलेशन क्या होता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली देन दे ऑल मस्ट बी अनअवेयर ऑफ ईच अदर. ट्रांजैक्शन कहता है कि दो या दो से ज्यादा जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एक साथ, दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन जब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं. अब बोलो कि एग्जीक्यूट एक साथ हो रहे हैं तो पता क्यों नहीं चलेगा एग्जीक्यूट एक साथ हो रहे हैं, और क्यों नहीं पता चलना चाहिए एग्जीक्यूट एक साथ हो रहे हैं. तो देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने अपने दोस्त को पैसे भेजे T1 T2, आपके पास थे 1000 रुपए, आपके दोस्त के पास थे 0 रुपए. आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई मुझे 500 रुपए भेज दे. तो आपने क्या करा, आपने पहले अपना अकाउंट चेक करा और राइट उसमें से हुआ. मतलब कि ट्रांजैक्शन क्या करेगा, पहले आपका अकाउंट देखेगा कि आपके पास क्या 1000 रुपए है कि नहीं. तो उसने कहा ए के पास 1000 रुपए तो है, ठीक है. उसने फिर ए राइट ए कर दिया. राइट ए में क्या होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो 500 हो गई. मतलब 500 रुपए यहाँ पर क्या गए, लोग कट गए. ट्रांजैक्शन को एक इससे लेना देना नहीं है जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके पास रीड और राइट से लेना देना है. यहाँ पर मान लो यहाँ पर ही पैसे आपके क्या हो गए, कट गए और 500 रुपए हो गए. अब नई वैल्यू क्या होगी, 500 हो गई है, ठीक है. ए की वैल्यू अब क्या होगी, यहाँ पर इस केस में या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिटा ही नहीं रहा. यहाँ 1000 है, यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए इक्वल टू 500 हो चुका है, ठीक है. तभी मान लो ये कैसा ऑपरेशन है, ये कॉन्करेंट ऑपरेशन है जो कि कॉन्करेंट शेड्यूल है. हम इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है. लेकिन अब क्या हो गया, आपके दोस्त ने यहाँ पर चेक करा अपना फोन, रीड ए हुआ, रीड ए की वैल्यू कितनी आई, 500 आई. और फिर रीड बी हुआ,
रीड बी में वैल्यू क्या आई, 0 आई, 0 है क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइट तो हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, ए की वैल्यू रीड हुई, राइट हुई ए की वैल्यू, राइट हुई ए की वैल्यू जो कि कट के 500 रुपये हो गए। लेकिन बी में तो राइट हुआ ही नहीं, बी की वैल्यू तो हमने क्या नहीं करी, इंक्रीज ही नहीं करी। उससे पहले क्या हो गया, ट्रांजैक्शन T1 को जंप करके T2 एग्जीक्यूट होने लग गया। तो T2 में क्या वैल्यू आ गई, 500 रुपए। उसने ए की वैल्यू देखी तो 500 थे और बी की वैल्यू देखी तो 0 रुपए थे, जो कि 0 ही थे क्योंकि बी की वैल्यू तो राइट हुई नहीं है। तो यहाँ पर इसको पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि इनिशियली वैल्यू तो 1000 थी और 0 थी। तो यहाँ पर 500 रुपए कहाँ गए, तो यहाँ पर आइसोलेशन क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन को पता चल गया कि मैं किसी और के साथ क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जबकि पता चलना नहीं चाहिए था। यही आइसोलेशन बताता है कि दो और दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो हो सकते हैं एक साथ, ये नहीं कहता कि एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो होने चाहिए, बस पता नहीं चलना चाहिए। इस केस में सर पता चल गया, इसमें क्या पता चल गया कि इसमें 500 थे, इसमें 0 पैसे बचे, 500 रुपए कहाँ गए। तो ऐसे हमें ट्रांजैक्शन बनाना है कि पता ना चले कि हम एक दूसरे किसी ट्रांजैक्शन के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल रहा। In order to satisfy the isolation condition, behavior of schedule must be equivalent to at least one of the serial schedule. That means given schedule must be serializable schedule. अब देखो इसमें इन दोनों की मदद पड़ेगी। सीरियल शेड्यूल क्या होता है, कॉन्करेंट शेड्यूल क्या होता है। अब देखो ये जो है एग्जीक्यूशन, ये दो जो हैं T1 T2 जो हो रहे हैं, ये पहले 4 ये रीड राइट हुए, फिर ये रीड राइट हुए। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे सीरियल शेड्यूल के, ये हमारा एग्जाम्पल है कॉन्करेंट शेड्यूल के। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर इन पॉइंट्स पे आते हैं आइसोलेशन के बारे में। शेड्यूल क्या होता है, टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शन। टाइम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शन, यानी कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको हमारा क्या बताता है, शेड्यूल बताता है। हमें मतलब है दो से सीरियल शेड्यूल और कॉन्करेंट शेड्यूल, दो तरीके के शेड्यूल होते हैं। मतलब कि शेड्यूल क्या बताता है, टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन किस ऑर्डर में हो रहे हैं वो हमारा ये शेड्यूल बताता है, किस ऑर्डर में ऑपरेशंस होने हैं। दो टाइप के होते हैं, सीरियल शेड्यूल, कॉन्करेंट शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल क्या कहता है, इट स्टेट दैट start the execution of new transaction only after the complete execution of previously start transaction। सीरियल शेड्यूल कहता है एक के बाद एक चलना, यानी कि पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन आना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन पूरा हो, उसके बाद कोई नया ट्रांजैक्शन आए, यानी कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें ये देखो, इसमें ये तो कॉन्करेंट है। इसमें देखो ये ट्रांजैक्शन T1 पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये T2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो T1 आया नहीं है दोबारा। इस वाला दूसरा एग्जांपल भी देखो, इसमें पहले T2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद T1 कंप्लीट हुआ। तो ये सीरियलाइजेबल है, यानी कि एक जो जितने भी T1 को या T2 को जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा ऑपरेशन आ चाहिए। तो जैसे मैंने वो आइसोलेशन की कंडीशन क्यों फेल कर गई थी, मान लो अगर पूरा ट्रांजैक्शन हो गया होता, ए की वैल्यू 1000 थी, बी की वैल्यू 0 थी, तो अगर एक रीड हो गई होती, ए की वैल्यू रीड हुई 1000 रुपए, राइट हुई ए की वैल्यू 500 रुपए, रीड हुई बी की वैल्यू 0 रुपए और राइट हुई बी की वैल्यू 500 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं रीड करता बी की वैल्यू और रीड करता ए की वैल्यू तो मेरी सही रहता। ये सीरियल है, T1 पूरा एग्जीक्यूट हुआ जितना होना चाहता था, उसके बाद T2 हुआ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1000 रुपए आई, राइट हुई 500 रुपए, यहाँ बी की वैल्यू 0 आई, राइट हुई 500 रुपए, और यहाँ पर रीड करोगे बी की वैल्यू तो पूरे ट्रांजैक्शन होने के बाद 500 आएगी, यहाँ पर भी 500 आएगी। तो ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही हुआ। उसमें इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो आइसोलेशन हो रहा है। अब इन दोनों को पता नहीं चला कि हम किसी और के साथ एग्जीक्यूट हुए थे, ना इन लोगों को पता चला कि हम किसी और के साथ एग्जीक्यूट हुए थे, हमने अपना ट्रांजैक्शन इस तरीके से बनाया। तो यही चीज हमें करनी है यहाँ पर, यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। तो ये सीरियल शेड्यूल में क्या, अब देखो, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द आइसोलेशन कंडीशन, बिहेवियर ऑफ शेड्यूल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ द सीरियल शेड्यूल। आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे शेड्यूल का, इनको हम क्या कह रहे हैं, शेड्यूल कह रहे हैं, हमारे शेड्यूल जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। उसका बिहेवियर की बात हो रही है, क्या हो रही है, एग्जांपल से समझेंगे आगे कि हमारे शेड्यूल का बिहेवियर जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी एक के बोला, यानी कि कम से एटलीस्ट वन, यानी कि एक या एक से ज्यादा होना चाहिए किसी एक सीरियल शेड्यूल से। यानी कि ये जो सीरियल शेड्यूल है
इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है? ये कॉन्करेंट के रेस्पेक्ट में बोला गया है, क्योंकि देखो आइसोलेशन जो है सीरियल शेड्यूल में तो रहेगा। पहले कॉन्करेंट देख लेते हैं, कॉन्करेंट में क्या कहता है। कॉन्करेंट में कुछ नहीं कहता है, जैसे सीरियल में क्या हो रहा है, पहले एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो फिर दूसरा हो, है ना। कॉन्करेंट कहता है कि अलाउ इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रांजैक्शन। ये क्या कहता है, इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन हो सकता है, यानी कि दो इसका ऑपरेशन कर दिया, मान लो कुछ देर बाद रीड भी करना था मुझे, तो कुछ देर का जो टाइम था उतने में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने लग गया, तो ये होता है इंटरलीव्ड मैनर। और ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर राइट ए हो रहा है, यहाँ पर रीड भी हो रहा है, दो ऑपरेशंस एक साथ नहीं होंगे परफॉर्म, चाहे कोई से भी हो। ऐसे नहीं कि पैरेलली नहीं होगा, इंटरलीव्ड मैनर में होगा, दो एग्जीक्यूशन एक साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर मान लो दो ये रीड हुआ ए, राइट हुआ ए, फिर यहाँ पर मान लो कुछ देर के बाद हमें डिले के बाद हमें बी रीड करना था, तो इतने डिले के लिए ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, दूसरे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। लेकिन सीरियल में ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पर डिले अगर आएगा तो वो रुकेगा, इसी के लिए ट्रांजेक्शन T1 जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक रुकेगा। लेकिन कंकरेंट शेड्यूल में क्या कहता है कि डिले आ रहा है तो तब तक दूसरा कोई ऑपरेशन कर दो, या फिर इंटरलीव्ड मैनर में काम करता है। ये करा एग्जीक्यूट, फिर ये दो कर दिए, फिर ये एग्जीक्यूट कर दिया। तो आइसोलेशन किस में खतरा है आइसोलेशन को? कॉन्करेंट में, क्योंकि इसमें ही तो पता चल रहा था, ओट वाले के एग्जाम्पल में भी था कि दो इसकी लाइन हुई थी, उसके बाद यहाँ पर हमने चेक कर लिया था, तभी तो मेरा क्या हुआ था, गलत वैल्यू आ रही थी, 0 और 500 आ रही थी, जबकि 1000 और 0 आई थी, तो 500 रुपये खो गए थे। तो कॉन्करेंट में, हाँ कॉन्करेंट शेड्यूल में ही आइसोलेशन को खतरा होता है कि आइसोलेशन कॉन्करेंट शेड्यूल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है। लेकिन सीरियल में तो आइसोलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि ये एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि T1 तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, जो वैल्यू चेंजेस करनी है करके सब सेव करके तब ये बंद होके दूसरी उस पर एग्जीक्यूट करने जाएगा। तो सीरियल शेड्यूल तो हमेशा क्या होगा, आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कंकरेंट मे नॉट सेटिस्फाई दी आइसोलेशन कंडीशन। तो उसके लिए कि कॉन्करेंट शेड्यूल भी हमारा क्या करे, आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्करेंट शेड्यूल है इसका जो बिहेवियर है, मतलब कि एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है, किसी ना किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका हम यहाँ पर एग्जांपल यहाँ डिस्कस करूंगा मैं इस वाले जब पेज पे आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आइसोलेशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही पढ़ो, पूरा बोर्ड कंप्लीट होने के बाद दोबारा खुद पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तो आइसोलेशन कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जो बिहेवियर है शेड्यूल का वो इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी ना किसी एक सीरियल शेड्यूल के। तो जैसे कि कंकरेंट शेड्यूल है, इसका जो बिहेवियर है वो इन दो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, दोनों के नहीं, कम से कम एक के होना चाहिए, चाहे इसके हो जाए चाहे इसके हो जाए, या दोनों के हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वन किसी एक के तो होना चाहिए, तभी मैं इसको क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। एग्जाम्पल में देखेंगे और थोड़ी सी पिक्चर फिर क्लियर होगी। ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर वैसे एक न्यूमेरिकल और है, अगर यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल कैसा आ जाता है सीरियल शेड्यूल का, कि आपको बोल देता है कि विद एन ट्रांजैक्शन एंड फैक्टोरियल डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल। ऐसा आ जाता है कि जैसे कि आपके पास क्या है, 10 सीरियल शेड्यूल के ट्रांजैक्शन है, तो बताओ कितने पॉसिबल, कितने डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल हैं। सीरियल शेड्यूल की बस बात हो रही है कि आपके पास 10 ट्रांजैक्शन है, बताओ कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। तो आपके पास कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होंगे, 10 फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। नोट क्या है, सीरियल शेड्यूल ऑलवेज सेटिस्फाई द आइसोलेशन कंडीशन, जो कि मैंने आपने देखा कैसे सेटिस्फाई करती है, बट थ्रूपुट विल बी वेरी लो। आइसोलेशन कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है, क्योंकि एक पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसी और के साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो वैल्यू पूरी सेव करके तब तो दूसरी करेगा। तो सीरियल शेड्यूल ऑलवेज सेटिस्फाई द आइसोलेशन कंडीशन, लेकिन थ्रूपुट इसमें कम आता है। थ्रूपुट क्यों कम आता है, थ्रूपुट क्या कहता है, थ्रूपुट की डिफाइन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म इन पर यूनिट ऑफ टाइम। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन, अब इसमें ऑपरेशन की प्लेस में रख दो ट्रांजैक्शन, कितने नंबर ऑफ या फिर ऑपरेशन से रख लो, जो भी रखना है, समझने की बात है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट हुए हैं पर यूनिट ऑफ टाइम में। अब देखो इसमें क्या है, डिले आया, इसने दूसरी चीज कर दी कॉन्करेंट में, तो उसमें थ्रूपुट तो कॉन्करेंट में हाई है, लेकिन आइसोलेशन में नॉट पॉसिबल। लेकिन सीरियल में क्या होता है, सीरियल में आइसोलेशन तो कंप्लीट सक्सेसफुल है कि हाँ आइसोलेशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन थ्रूपुट कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर डिले आएगा तो ये रुकेगा, ये ट्रांजैक्शन किसी और का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रुकेगा उसी ट्रांजैक्शन को जब तक कंप्लीट ना कर दे, तो उसमें कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाएंगे, इसलिए हमारा सीरियल शेड्यूल में क्या है, थ्रूपुट कम होता है। ओके, कंकरेंट हमने पढ़ लिया, इंटरलीव्ड मैनर में एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशंस का, दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस का, वो होता है कंकरेंट।
थ्रूपुट इसमें सिस्टम का इंक्रीज करता है कंकरेंट, क्योंकि यहाँ पर डिले आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएगा, तो थ्रूपुट तो हाई होता है, लेकिन बट आइसोलेशन कंडीशन में बी डिससेटिस्फाई लिखी है, हो भी सकता है आइसोलेशन सेटिस्फाई या फिर ना भी हो, ये चीज है। इसको हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा आइसोलेशन होगा या नहीं होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी में। इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड भी आता है, इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें देखो, इसको भी सब इसी एग्जांपल से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या कहता है, फॉर टू शेड्यूल टू बी कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉलोइंग टू कंडीशंस में बी सेटिस्फाई। अगर किसी भी दो शेड्यूल का मतलब ये एक शेड्यूल है, ये एक शेड्यूल है, ये एक शेड्यूल है, ये ऐसे शेड्यूल बोल रहा है। दो शेड्यूल को हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट तभी कह सकते हैं, मैं किसी भी दो शेड्यूल को इक्विवेलेंट तभी कह सकता हूं जब उनका बिहेवियर इक्विवेलेंट हो, ठीक है। सॉरी, अच्छा यहाँ पर कंडीशन बोलिए, अच्छा दो शेड्यूल को तभी मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूं जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहली कंडीशन कहती है एवरी रीड शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, हर एक रीड सेम होना चाहिए। हर एक रीड कैसे सेम होना चाहिए, इसी एग्जांपल पे सब बेस है। उसके बाद मैं इस पर दोबारा आऊंगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा मैं कौन से रीड की बात कर रहा हूँ। इसमें एवरी रीड शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, हर एक रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल में। और फाइनल अपडेट मतलब कि राइट की बात हो रही है, रीड की, ये पहले वाली राइट रीड की बात हुई, मतलब रीड जो है वो सेम होने चाहिए दोनों शेड्यूल में, और राइट भी सेम होने चाहिए। राइट फॉर एवरी डेटा आइटम शुड ऑल्सो बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, राइट हमारे दोनों शेड्यूल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है। For two schedules to be called equivalent, following two condition must be satisfied. किसी भी शेड्यूल को इक्विवेलेंट कहने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये दो कंडीशन समझ में तभी आएंगे जब मैं इस एग्जांपल को डिस्कस कर लूंगा, तब समझ में आएंगे। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, दोबारा मैं इस दो पॉइंट पे आऊंगा। एवरी रीड शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, हर एक रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल में। शेड्यूल का मतलब है जैसे ये एक शेड्यूल है, S1 नाम का मैंने देखा ना शेड्यूल, ये शेड्यूल 1 है, ऐसे ही ये शेड्यूल 2 हो सकता है, ये शेड्यूल 3 हो सकता है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। शेड्यूल होता है ये जो है ये पूरा शेड्यूल है। तो कोई भी दो शेड्यूल मैं इक्विवेलेंट तभी कहूंगा। यहाँ इसमें कितने शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल है, दो शेड्यूल है, ये तीसरा शेड्यूल है, ठीक है, ये तीन शेड्यूल यहाँ पर हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कैसे बोल सकते हो क्या, ये शेड्यूल होते हैं। दो शेड्यूल को इक्विवेलेंट तभी मैं कह सकता हूँ जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इक्विवेलेंट का मतलब है वो इक्वल है, मैं कैसे कह सकता हूँ, जब उनका बिहेवियर एक जैसा हो। अब बिहेवियर का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन में कैसे बिहेवियर आ गया, वो हम इस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। एवरी रीड शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, दोनों में रीड सेम होने चाहिए, दोनों शेड्यूल में क्या है, रीड सेम होने चाहिए। और फाइनल अपडेट का मतलब अपडेट क्या करते हैं, राइट फॉर एवरी डेटा आइटम। डेटा आइटम का मतलब ये जो एक ही बात हो रही है, ये को हम कहते हैं डेटा आइटम, या कोई भी वैल्यू हो उसको डेटा आइटम कहेंगे। सो फाइनल अपडेट फॉर एवरी डेटा आइटम शुड आल्सो बी सेम इन बोथ द शेड्यूल। फाइनल अपडेट जो होगा अब वो दोनों शेड्यूल में सेम होना चाहिए। अब इसको ऐसे नहीं अपने दिमाग में कुछ बना लो इसके लिए कि अच्छा ऐसे होगा कि अच्छा यहाँ पर दो राइट हो रहे हैं तो उस वाले शेड्यूल में भी दो राइट होने चाहिए, तो हमारा वो हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें अभी मत सोचो, इनके बारे में पढ़ लो कि हर एक रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल में, हर एक राइट सेम होना चाहिए। जब मैं इसको डिस्कस कर लूंगा तब आपको पता चलेगा इन दोनों का मीनिंग क्या है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों में रीड सेम होने चाहिए और दोनों में राइट सेम होने चाहिए। मैं उनका मतलब क्या है, इनमें बिहेवियर का मतलब है, ठीक है। बिहेवियर कैसे है इसमें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तब इन दोनों पॉइंट में आऊंगा, तब आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। अब हम पढ़ते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। For a schedule to be called serializable schedule, its behavior वर्ड बहुत बार आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे। Its behavior must be equivalent to at least one of the serial schedule। अब किसी भी शेड्यूल को मैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल तभी कहूंगा जब उस शेड्यूल का बिहेवियर किसी ना किसी एक एटलीस्ट वन सीरियल शेड्यूल के इक्वल होगा। सीरियल शेड्यूल हमने पढ़ लिया, क्योंकि सीरियल शेड्यूल क्या करता है, आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, कंकरेंट शेड्यूल जो आ रहे हैं हमारे पास, उसको हम चेक करेंगे क्या इसका जो बिहेवियर है, मतलब एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है, वो क्या किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल है। अगर कॉन्करेंट शेड्यूल का बिहेवियर किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल हो गया तो मैं इस ट्रांजैक्शन जो है ये जो शेड्यूल है, कॉन्करेंट शेड्यूल है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तभी तो, क्योंकि ये तभी तो आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो वही इसी को चेक करने के लिए हम सीरियलाइजेबल कह रहे हैं। सीरियलाइजेबल शेड्यूल कब कहेंगे, जब किसी भी शेड्यूल का बिहेवियर कम से कम एटलीस्ट 1 लिखा है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकता है, कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए। सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए तो हम उसको कह सकते हैं ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। Every serial schedule is a serializable schedule, but every serializable schedule need not be a serial schedule because order of operations matter in serial schedule. हर एक serial schedule serializable schedule है, क्योंकि serial schedule क्या कहता है, behavior must be equivalent to at least one serial schedule। तो serial जो concurrent schedule है उसका behavior किसी ना किसी एक serial schedule के इक्वल होना चाहिए। तो सभी के सभी serial schedule तो serializable तो होंगे ही होंगे। concurrent के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो सभी सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, लेकिन सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल जरूरी नहीं कि सीरियल शेड्यूल हो, क्योंकि सीरियल शेड्यूल में ऑपरेशंस में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मैटर करता है, क्योंकि इसमें पहला एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद दूसरा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरियलाइजेबल में कॉन्करेंट भी आ सकते हैं, सीरियल तो आते हैं पूरे के पूरे, कॉन्करेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सीरियल इसलिए नहीं हो सकते सीरियलाइजेबल वाले क्योंकि इसमें ऑपरेशन कॉन्करेंट वाले होता है, तो कॉन्करेंट सीरियल के इक्वल नहीं हो सकते, उनका बिहेवियर हो सकता है, मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर शेड्यूल 1 है मेरे पास, T1 T2 दो ट्रांजेक्शन होंगे। इसमें कौन कौन से T1 में ट्रांजेक्शन है, रीड ए राइट ए, ये जो लिखा है अभी छोड़ो से, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, फिर होगा हमारा रीड बी। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये मेरे पास कॉन्करेंट शेड्यूल है। अब मुझे देखना है क्या ये मेरा सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। सीरियलाइजेबल देखने का मतलब है मुझे ये चेक करना है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करेगा मेरा सिस्टम, अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा कॉन्करेंट वाले को, तो क्या ये आइसोलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ऑटो वाला केस आ जाएगा कि 500 रुपये और 0 रुपये आ रहे हैं, यानी कि पता चल जाएगा उसे कि मैं किसी और के साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन को, ऐसे पता नहीं चलना चाहिए। तो इसको मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, ये जो ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ, क्या ये जो मेरा कॉन्करेंट वाला ट्रांजैक्शन है किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल है। अगर ये ट्रांजैक्शन किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल हो जाता है, किसी भी एक, या तो सभी के हो जाए जितने भी मैं देखूं चेक करूं, या ना कम से कम एक के तो होने चाहिए, तो मैं अगर किसी भी एक सीरियल शेड्यूल के हो सकता है, कम से कम किसी एक के हो जाए सीरियल शेड्यूल के इक्वली कॉन्करेंट वाला, तो मैं कह सकता हूं कि ये आइसोलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सभी के सभी सीरियल शेड्यूल क्या करते हैं, आइसोलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका बिहेवियर चेक करूंगा, इसका बिहेवियर चेक करूंगा, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसा देखूंगा कि ये जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है क्या कोई ऐसा सीरियल शेड्यूल पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो कैसे वो देखूंगा, मैं यहाँ पर दो यहाँ पर बनाऊंगा ट्रांजैक्शन सीरियल शेड्यूल। कैसे बनाया मैंने, सीरियल शेड्यूल क्या करता है, एक कंप्लीट करता है एग्जीक्यूशन, उसके बाद दूसरा करेगा, यानी कि इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी। तो मैंने इसको पहले ही कर दिए। मैं क्या बना रहा हूँ, T1 to T2, यानी कि पहले T1 होगा उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा। तो T1 को मैंने जितने भी 4 ऑपरेशन होने थे मैंने 4 पहले एग्जीक्यूट कर दिए, फिर इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद ये 2 कर दिए, तो मेरा एक सीरियल शेड्यूल ये हो गया। और मैंने फिर दूसरा सीरियल शेड्यूल में क्या करा, T2 पहले एग्जीक्यूट करा, उसके बाद T1 हुआ, T2 को पहले करा, तो T2 के 2 ऑपरेशन थे, इसको पहले कर दिए, इसके कंप्लीट होने के बाद इन चारों का एग्जीक्यूट करा। तो ये 2 ट्रांजैक्शन के थे, इसके 2 सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल थे, 2 सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल इसके। अब मैं इस कॉन्करेंट शेड्यूल को इसके 2 सीरियल शेड्यूल के साथ कंपेयर करूंगा कि क्या ये दोनों इसमें से किसी एक के साथ भी अगर ये मैच कर जाता है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा क्या है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये मेरा शेड्यूल क्या है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो बिहेवियर कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, ध्यान सुना, ऐसे ही करना है आपको हर चीज में। ये सबसे पहले हुआ है इसमें ट्रांजैक्शन, अगर मैं इसको देखूं सबसे पहले हुआ मेरा रीड ए, मैं कंपेयर करता हूं सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन शेड्यूल इस वाले सीरियल शेड्यूल के साथ। इसमें मेरा हुआ रीड ए, सबसे पहले क्या हुआ मेरा, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, रीड ए हुआ है सबसे पहले। सो फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस, मतलब सबसे पहले मैंने क्या रीड करी, वैल्यू ए रीड करी, वैल्यू किसने करी, ट्रांजैक्शन 1 ने रीड करी है वैल्यू। सो फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस ट्रांजैक्शन 1 ने रीड करी है ए की वैल्यू, ठीक है। फिर राइट ए हुआ, राइट ए देखो और कहीं नहीं हुआ, यहाँ रीड ए हुआ, बी हुआ, बी से लेना देना कुछ है नहीं इसको, राइट ए इसके अलावा कहीं नहीं हुआ। तो फाइनल राइट ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, ए को फाइनली अपडेट किसने करा है, T1 ने करा है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, ऐसे चेक करोगे हर एक क्वेश्चन में। फिर
रीड करा ए, इसने भी ए वैल्यू रीड करी, लेकिन इसने कौन सी ए वैल्यू रीड करी होगी? जो T1 ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, इसने अपडेट करी वैल्यू उसी को उसने रीड करा होगा ना, ठीक है। अपडेट वैल्यू अपडेटेड बाय T1, मतलब T1 ने जो अपडेट करी थी यहाँ पर वैल्यू ए की, उसने वैल्यू रीड करी है, ठीक है। रीड भी, अब देखो इससे पहले रीड भी ऊपर कहीं नहीं हुआ था, तो ये भी इनिशियल डेटाबेस से रीड हुआ है, फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस T1 ने करा है, ओके। राइट भी हुआ है, राइट भी फिर देखो नीचे कहीं नहीं हुआ है, यहाँ पर तो रीड हुआ है, तो ये बी को भी फाइनली अपडेट किसने करा है? T1 ने करा है, T1 ने फाइनली अपडेट करा है। रीड भी हुआ है, ये रीड भी कौन सी वैल्यू रीड करेगा? जो T1 ने यहाँ पर अपडेट करी होगी, तो ये वाली अपडेटेड वैल्यू यहाँ की लेगा T1 की, तो वैल्यू अपडेटेड बाय T1, ओके। अब देखो, अब इसका मैं इसका बिहेवियर ये है एग्जीक्यूशन का जो मैंने ऊपर लिख रखा है। अब इसको चेक करता हूँ इन दोनों के साथ। सबसे पहले था रीड ए क्या था? सबसे पहले फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस से रीड हुआ है, तो इसमें भी देखो रीड ए क्या हुआ है? सबसे पहले हुआ, इससे पहले तो कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, तो ये हमारा फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस है, ठीक है। फिर हमारा है राइट ए हमारा क्या था? इसके बाद किसी ने राइट नहीं करा ए को, ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, ए को फाइनली अपडेट किसने करा है? T1 ने करा है। और यहाँ पर भी देखो इसके बाद भी किसी ने ए को राइट नहीं करा, यहाँ पर तो रीड हुआ है, राइट नहीं हुआ है, मतलब वैल्यू जो आखिरी बार अपडेट हुई थी वो यहीं पर हुई थी, T1 ने करी थी, तो ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, बिल्कुल सेम है, ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, ए इज यहाँ पर भी फाइनली अपडेटेड बाय T1, इसका बिहेवियर तो इसके जैसा हो गया। लेकिन और आगे चेक करते हैं, आगे तो चेक करना ही पड़ेगा पूरा। अब यहाँ पर इसको देख, इसको इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसका हमारा क्या, यहाँ पर रीड ए है, वैल्यू अपडेटेड बाय T1। अब इसको देख लेते हैं, इन दोनों को, इन दोनों में देखेंगे जब आएंगे। तो वैल्यू अपडेटेड बाय T1, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? जो इसने यहाँ पर अपडेट करी है, तो वैल्यू अपडेटेड बाय T1, ये वैल्यू वही देख रहा है, हाँ यहाँ पर भी वही देख रहा है, तो ये भी सही है। ये कर रहा है रीड बी, ये तो इनिशियल कर रहा है डेटाबेस से, इससे पहले कहीं बी रीड नहीं हुआ था, तो ये भी बी को क्या कर, यहाँ पर ये रहा बी, इस वाले R1 कर रहा है बी को, ये वाले का देखना, ठीक है। रीड 1 हो रहा है बी से, ये इनिशियल कर रहा है डेटाबेस से, ये भी इनिशियली डेटाबेस से रीड कर रहा है, ये भी सही है। राइट बी हो रहा है, राइट बी ये रहा, राइट भी आखिरी बार राइट कब हुआ था? T1 ने करा था, बी इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, तो इसने भी सही है। यहाँ पर भी राइट भी यही कर रहा है, उसके बाद तो ये दोनों रीड हो रहे हैं, तो राइट भी यहाँ पर आखिरी बार किसने करा है? T1 ने करा है, तो बी इज फाइनली अपडेटेड बाय T1, ये भी इक्वल है। फिर रीड भी हुआ, रीड भी क्या ले रहा है? अपडेटेड वैल्यू ले रहा है T1 की, यहाँ पर भी रीड भी क्या ले रहा है? अपडेटेड वैल्यू ले रहा है T1 की, तो इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि मेरा जो शेड्यूल S1 है ये इक्विवेलेंट है इसके, क्या है? इक्विवेलेंट है शेड्यूल के, ये दोनों का बिहेवियर इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अलग अलग है, ये कॉन्करेंट है, ये सीरियल है, लेकिन ये कॉन्करेंट का जो कॉन्करेंट शेड्यूल है इसका बिहेवियर मेरा एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल हो गया, तो इसलिए मैं इन दोनों शेड्यूल को मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे बिहेवियर है इनका। लेकिन इसका मतलब क्या था? एवरी रीड शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, हर एक रीड सेम होना चाहिए। जैसे इसमें क्या लिखा है, रीड ए हो रहा है इनिशियल डेटाबेस से, तो यहाँ पर इनिशियल डेटाबेस से रीड ए होना चाहिए। यहाँ पर राइट हो रहा है आखिरी बार, क्योंकि यहाँ पर लिखा था फाइनल अपडेट, बोला मैंने। मान लो बीच में भी कहीं अपडेट हुआ हो, लेकिन मैं उसको चेक नहीं करूंगा। मान लो यहाँ पर भी राइट ए हुआ था, यहाँ पर भी राइट ए हुआ था, फिर यहाँ पर आखिरी बार हुआ था राइट ए, तो मैं यहाँ पर चेक करता ये आखिरी बार ए को राइट किसने करा है, फाइनली अपडेट किसने करा है? T1 ने करा है। यहाँ से फिर मैं उस वाले को देखता जो मिलता, तो यहाँ पर फाइनल अपडेट देखना है, फाइनली अपडेट किसने करा है उसको वो देखना है। अपडेटेड फॉर द डेटा आइटम शुड आल्सो बी सेम इन बोथ द शेड्यूल, मतलब कि जो फाइनली अब जिसने अपडेट करा है वो वैल्यू वो इस शेड्यूल में वो फाइनली अपडेट करी होनी चाहिए, उसी ट्रांजैक्शन ने उसी वैल्यू को फाइनली उसी ने अपडेट करा हो, तब हम देखेंगे कि वो दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट है। तो उसका मतलब ये था, ये नहीं था कि यहाँ पर 2 रीड हुए तो यहाँ पर भी 2 रीड हुए, वो मतलब नहीं था। यहाँ पर रीड का मतलब क्या था कि जो इनिशियल डेटाबेस से रीड हुआ है वो यहाँ पर भी हो इनिशियल डेटाबेस से रीड, जो अपडेटेड वैल्यू देख रहा है वो यहाँ पर भी अपडेटेड वैल्यू रीड करे, जिसने आखिरी बार रीड करा हो, आखिरी बार रीड के लिए आखिरी बार है, फाइनल अपडेट मैंने लिखा दिया। फाइनली अपडेट किसने करा? बी ने। अगर मान लो यहाँ पर भी बी ने अपडेट करा होता, यहाँ पर भी बी ने अपडेट करा होता, तो मैं ये वाली बोलता कि बी को फाइनली अपडेट किसने करा है? T1 ने करा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज है, तो ऐसे इक्विवेलेंट है, ये दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसके साथ चेक कर लेते हैं अनइक्वल कब होगा, वाली तो कंडीशन दिखा दो। अनइक्वल कब होगा? देखो इस वाले के साथ अनइक्वल है, कैसे अनइक्वल है? मैंने इसको क्या करा था, इस वाले शेड्यूल को क्या बनाया था, पहले T2 को एग्जीक्यूट कराया पूरा, उसका T1 को कराया। तो यहाँ पर देखो
ए को सबसे पहले रीड कौन कर रहा है, ए को सबसे पहले रीड कर रहा है फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस, ए रीड हुआ है, T2 ने करा है सबसे पहले, जबकि यहाँ पर जो था T1 ने एग्जीक्यूट करा था, सबसे पहले T1 ने इनिशियली रीड करा था डेटाबेस से, ना कि इसने। ये तो अपडेटेड वैल्यू ले रहा था, T2 तो अपडेटेड वैल्यू लेता है T1 की, जबकि यहाँ पर लिखा है कि ये इनिशियली रीड कर रहा है T2, तो यहीं पर कंडीशन गलत हो गई। यहाँ पर T1 ने अपडेट करा था इनिशियली, यहाँ पर बोला T2 करेगा अपडेट, T2 रीड करेगा इनिशियली, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो इसका बिहेवियर रॉन्ग हो गया यहीं पर। ठीक है, मान लो बीच में कहीं होता तो बीच में हो जाता, ये चीज है। तो इन अबव एग्जांपल शेड्यूल S1 इक्विवेलेंट सॉरी डज नॉट इक्विवेलेंट T2 टू T1, मानिए T2 टू T1 इसके इक्विवेलेंट नहीं है, बट शेड्यूल S1 इज इक्विवेलेंट टू T1 टू T2, इसके इक्विवेलेंट है, यार शेड्यूल इसके इक्विवेलेंट है। ऐसे हम सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड करते हैं, बिकॉज शेड्यूल S1 इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन सीरियल शेड्यूल, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल S1 है वो कम से कम एटलीस्ट एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल है, तो S1 इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो S1 है ये हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या कहता है, वो शेड्यूल जिसका बिहेवियर कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल में क्या क्या गए, सभी के सभी सीरियल शेड्यूल तो आए गए, लेकिन कॉन्करेंट शेड्यूल मे बी सीरियलाइजेबल मे नॉट बी सीरियलाइजेबल, हमें चेक करना पड़ता है उसके लिए, हमने जो देखा। सो S1 हमारा क्या है, ये तो चेक हो गया, इक्वल है किसी एक सीरियल शेड्यूल के, तो S1 हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल है एंड इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी है, इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी यहाँ पे देखा किसी एक सीरियल शेड्यूल के, इस T1 टू T2। ठीक है, नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ DBMS, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं इस टॉपिक को आगे डिस्कस करूंगा कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स को। तो अभी नोट लिखा है, बस नोट की तरह पढ़ लो इसे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब इसका मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स होते क्या है जानने की जरूरत नहीं है अभी। कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ DBMS is responsible for ensuring that a non-serializable schedule is not allowed to execute. That means concurrent control component ensures serializability and isolation. देखो क्या कहने का मतलब है, concurrent control component क्या इंश्योर करते हैं कि कोई भी नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जैसे ये तो सीरियलाइजेबल था, लेकिन मगर मान लो इसका बिहेवियर इन दोनों के इक्वल नहीं आता, तो ये कैसा शेड्यूल हो जाता, नॉन सीरियलाइजेबल हो जाता। तब मेरा जो कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स है जो DBMS में है, वो इसको क्या नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता फिर, क्योंकि ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल था, वही लिखा है। तो कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सीरियलाइजेबिलिटी के लिए इंश्योर करता है कि सीरियलाइजेबल होना चाहिए शेड्यूल, तभी एग्जीक्यूट करेगा वो, एंड आइसोलेशन के लिए। आइसोलेशन की तो तब से बात ही हो रही है, क्योंकि अगर हमारा सीरियलाइजेबल है तो आइसोलेशन तो होगा ही होगा। सीरियलाइजेबल का मतलब ही क्या होता है, एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है तो वो आइसोलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही चीज लिखी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है ये पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ पर था एसिड प्रॉपर्टीज में दोबारा सी के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर, और सब के बारे में हमने पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद आता है एग्जाम गेट में, ये भी है जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है n फैक्टोरियल वाला। कंसिस्टेंसी क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन द डेटाबेस शुड रिमेन कंसिस्टेंट। क्या कहता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमारा जो ट्रांजैक्शन है कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूट होने से पहले, एग्जीक्यूट होने के दौरान, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि हमारी जो होती है ट्रांजैक्शन की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। डिफाइन तो लेना देना कुछ नहीं है, इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले हैं। कौन से ध्यान रखने वाले हैं, शेड्यूल मस्ट बी रिकवरेबल शेड्यूल। कंसिस्टेंसी में दो चीजें होती हैं कि शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल होना चाहिए। अगर मैं और प्रिसाइजली बात करूं तो प्रिसाइजली अगर बात करूं स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अगला बोर्ड जो होगा वो इसी के बारे में होगा, इन सब के बारे में। लेकिन अभी इसलिए नोट डाउन कर लो कि कंसिस्टेंसी में क्या है, शेड्यूल मस्ट बी रिकवरेबल शेड्यूल, कि हम हमारा जो कंसिस्टेंसी कहती है कि जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब कि कहां पर कहीं पर अगर फेलियर हो चुका है तो मैं उसको रिकवर कर सकूं, उस शेड्यूल को क्या कर सकूं, रिकवर कर सकूं। एंड लगा यहाँ पर, शेड्यूल मस्ट बी सीरियलाइजेबल शेड्यूल, शेड्यूल हमेशा सीरियलाइजेबल शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि उस किसी एक का बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है वो किसी न किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी में दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आगे काम आएंगे। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली सबके लिए अलग किया है। रिकवरेबल मैनेजमेंट कंपोनेंट, सॉरी रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी।
रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट जो हमने पढ़े थे, अंडू वाले, रोल बैक जो कर रहे थे, ट्रांजैक्शन लॉग जिसमें आया था, सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ये जो रोल बैक और जो थे अंडू और रीडू थे, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए। एटॉमिसिटी के लिए कैसे हो रहे थे हमने देखे थे, अंडू हो रहा था, टास्क फेल हो जाता था, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हुआ, ऐसा बिहेवियर, या फिर ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो, उसके लिए। तो और ड्यूरेबिलिटी के लिए कि मैक्सिमम केसेस ऑफ फेलियर को हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। इसके लिए यहाँ पर रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स आए थे यूज में। तो कैसे आया, तो वो हमने देखा था, ट्रांजैक्शन लॉग का पूरी चीज हम देख चुके हैं। बस आपको ध्यान रखना है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइसोलेशन के लिए, और दोनों मिला दें तो इनसे क्या होता है, कंसिस्टेंसी के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट एंड कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट आर यूज्ड फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि इन दोनों को अगर मिला दो, क्योंकि ये क्या कहती है, रिकवरेबल होना चाहिए और सीरियलाइजेबल होना चाहिए। सीरियलाइजेबल होना चाहिए यानी कि कंट्रोल कंकरेंट कंट्रोल कंपोनेंट की बात कर रहा है, और रिकवरेबल होना चाहिए यानी कि एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी यानी कि रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मैं कंसिस्टेंसी भी मेरे उसमें प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड हो जाएगी उस ट्रांजैक्शन में। तो ये 3 पॉइंट हैं पूरा उसका सार। लास्ट हमारा, अब देखो न्यूमेरिकल है ये, और इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लास्ट है देखो नहीं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल है। जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ शेड्यूल्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आया कि ये ट्रांजैक्शन है, मान लो ये T1 ट्रांजैक्शन है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक क्योंकि है ये, लास्ट इसका मतलब चैप्टर तो भी बहुत बचा है, इस बोर्ड का लास्ट टॉपिक है। अब देखो क्वेश्चन आया कि T1 जो है, T1 के पास रीड ए है, राइट बी है, फिर ये क्या करेगा, चलो रीड ए है, रीड ए है, वैसे कुछ भी लिख दें, रीड ए राइट ए, उसके बाद ये क्या करेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर एक लाइन में लिख जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ट्रांजैक्शन 1 क्या करेगा, 2 ट्रांजैक्शन है हमारे पास T1, पहले ये क्या करेगा, रीड ए कर रहा है, राइट ए कर रहा है, फिर रीड बी कर रहा है इसने, और राइट ए दोबारा करा है, राइट ए दोबारा करा है, ठीक है। मान लो T2 क्या कर रहा है, T2 हमारा कर रहा है राइट ए करा और उसका उसने रीड करी ए की वैल्यू, ठीक है। ये 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास हैं। अब मैं बोलूँ आपके पास कि ट्रांजैक्शन 1 में कितने ऑपरेशंस होने हैं, 1 2 3 4 ऑपरेशंस होने हैं। ट्रांजैक्शन 2 में कितना ऑपरेशन होने हैं, 1 2 2 ऑपरेशन होने हैं, राइट होना है, एक रीड होना है, ठीक है। और इसमें क्या होना है, 4 ऑपरेशन होना है, रीड राइट, ठीक है। तो मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल पॉसिबल कितने हैं, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स पॉसिबल हैं इसके, तो आप क्या आंसर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो लेट हम क्या करते हैं, 3 इसने मान लिए, मान लो 3 ट्रांजैक्शन होने हैं, यहाँ पर मैंने 2 माने, मान लो 3 ट्रांजैक्शन होने हैं, T1 T2 T3 आर 3 ट्रांजैक्शन विद M N एंड P ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली। जैसे इसमें क्या है, T1 में यहाँ पर 4 ऑपरेशन है, T2 में यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, वैसे 3 ट्रांजैक्शन मान लो जिनको कितने कितने ऑपरेशंस करना है, M ऑपरेशंस करना है, इसको N ऑपरेशंस करना है, इसको P ऑपरेशंस करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल पॉसिबल कितने हैं, कितने शेड्यूल्स पॉसिबल हैं, कितने तरीके से हम कर सकते हैं इसे, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने, तो इसमें क्या पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा कि कौन से तरीके से हम कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, मुझे इनके अंदर के जो ये 4 हैं इनको मुझे अदला बदली थोड़ी करनी है, इनको थोड़ी रीअरेंज करना है मुझे, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन का पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशन सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रीड ए कर दो पहले फिर राइट ए कर दो पहले फिर रीड ए करो, तो इसमें तो ये ट्रांजैक्शन बदल जाएगा। तो मुझे अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं करनी, मुझे ट्रांजैक्शन चेंज करना है। ट्रांजैक्शन क्यों निकालना है, टोटल नंबर शेड्यूल कितने पॉसिबल है इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर के ऑपरेशंस को नहीं चेंज करूंगा, इसके अरेंज नहीं करूंगा अंदर के ऑपरेशन को, अंदर के ऑपरेशन तो इसी सीक्वेंस में रहेंगे, ट्रांजैक्शंस को मैं चेंज करूंगा। तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कैसे पॉसिबल है, और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स में ये भी आ गया, सीरियल शेड्यूल भी आ गया और कॉन्करेंट शेड्यूल दोनों आ गए, समझे, सीरियल भी आ गया और कॉन्करेंट भी आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सब का सम, इसको C
m, यानी कि एक ऑपरेशन उठाया। फिर इसको उठाने के बाद np, मतलब m को तो उठा लिया, फिर इसको हटाने के बाद n और फिर p बचा e। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6c, सबसे पहले मैं t1 को उठा लेता हूँ। t1 के कितने, 1 2 3 4, 4, फिर क्या मल्टीप्लाई। अब देखो मैं इसको और प्रिसाइजली बात करूं तो मुझे अब ये जो 4 मैंने उठाए हैं तो मुझे इनको अरेंज नहीं करना, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, क्योंकि मुझे इसको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, अब 1 से ही हर जगह करना है, इसलिए मैं 1 लिख ही नहीं रहा हूँ। अगर मुझे इसको अरेंज करना होता तो मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू भी लिखता। मल्टीप्लाई, अब कितने बचे, 6 में से 4 तो मैंने उठा लिए, ये 4, अब 2 बचे, 2 में से मुझे 2 ही उठाने हैं, 2। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल पॉसिबल। और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल पॉसिबल में सीरियल भी आ गए, कंकरेंट भी आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे बोल दे कि सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, तो सीरियल शेड्यूल कैसे निकाल दोगे, तुरंत बोल दोगे कितने ट्रांजेक्शन है उसका एन फैक्टोरियल, उसी ट्रांजेक्शन जितने ट्रांजेक्शन है उनका फैक्टोरियल कर दो, उतने डिफरेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है, तो यानी कि कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है हमारे, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 हो गया हमारा सीरियल शेड्यूल पॉसिबल। अब बोल दे कॉन्करेंट शेड्यूल कितने पॉसिबल है, टोटल आपके पास दे रखा है, टोटल यहाँ पर आ गया, सीरियल शेड्यूल वाले माइनस कर दो, कॉन्करेंट बचे। तो यहाँ से आपने आज 3 क्वेश्चन समझे कि कौन कौन से, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड करने के लिए आते ही आता है, ये भी आ सकता है, ये भी करो, ये भी आए हैं PYQ में। तो यहाँ पर क्या है, इसके टोटल अमाउंट कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है, सीरियल नॉन कंकरेंट दोनों आ गए। सीरियल बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपको बता देगा कितने सीरियल प्लस नॉन कंकरेंट कितने शेड्यूल पॉसिबल हैं, ये आपको बता देगा कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं, टोटल बोथ सीरियल नॉन सीरियल, सॉरी बोथ सीरियल और कंकरेंट माइनस सीरियल, तो कॉन्करेंट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर मतलब ये वाला बोर्ड हो गया कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। सो इसी तरह ये हो गया हमारा बोर्ड कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।